हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन एट नॉर्मल इंसिडेंस। ओके, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन एट नॉर्मल इंसिडेंस के बारे में हम लोग बातें करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है वो सब कॉम्पिटिटिव्स के लिए, चाहे वो जैम के लिए, चाहे वो नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे वो गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, हर एक के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए पूरा वीडियो लेक्चर लास्ट टिल तक देखिएगा और कंप्लीट समझिएगा कि इसकी थ्योरी क्या है। उसके बाद आने वाले लेक्चर्स जो होंगे उसमें मैं आपको पूरा का पूरा न्यूमेरिकल करवाने वाला हूं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखिए कि हम लोग क्या करते हैं कि दो मीडियम, लीनियर मीडियम कंसिडर करते हैं। ओके, दो मीडियम, दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2। ओके, और इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हमने एक बाउंड्री कंसीडर की है। उस बाउंड्री में है, वो बाउंड्री है z इज इक्वल टू 0 प्लेन। ओके, यानी कह सकते हैं ये xy प्लेन हमने कंसीडर की है जो इन दोनों बाउंड्रीज, दोनों मीडियम्स को एक दूसरे से सेपरेट करता है। ओके, और हमने लिया हुआ है लीनियर मीडियम को लिया हुआ। ओके, हम नॉन लीनियर मीडियम या जिसे एक्टिव मीडियम भी कहते हैं वो कंसीडर नहीं कर रहे हैं ताकि हम सीधा सीधा बातों को समझ पाए, रिजल्ट्स को समझ पाए, इसलिए हमने सिंपल लीनियर मीडियम को कंसीडर किया हुआ। अगर आप नॉन लीनियर मीडियम कंसीडर करते हैं तो इन दोनों मीडियम में आपको दोनों की अलग अलग फ्रीक्वेंसी मिलेगी। जो नॉन लीनियर में डिस्टेंस के साथ आप देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी में वेरीज आ जाता है, इसलिए हमने क्या किया कि सिंपल दोनों मीडियम क्या होंगे, लीनियर मीडियम। ओके, तो देखिए आपको डायग्राम से समझ में आ रहा हो कि हमने एक सेपरेटिंग मीडियम लिया, सेपरेटिंग प्लेन लिया हुआ है, एक्स और वाई प्लेन। ओके, और इस साइड जो है वो z इज ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, इधर नेगेटिव से। और वेव जो हो रही है वो मीडियम 1 से मीडियम 2 की डॉट ट्रेवल कर रही है। तब जो फर्स्ट में आपने जो वेव इंसिडेंट करवाया है वो वेव कुछ इस तरीके से जा रही है। उसकी जो वेलोसिटी है वो है आपकी v1। उसके कोरस्पॉन्डिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर I से डिनोट कर रहे हैं फॉर इंसिडेंट। ओके, इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। और सिमिलरली आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है हम उसको BI से डिनोट कर रहे हैं। उसके बाद जब भी कोई भी वेव किसी प्लेन के साथ या किसी दो मीडियम को सेपरेट करते हुए जब किसी इंटरफेस पे जाके टकराती है तो वो उसका कुछ फ्रैक्शन रिफ्लेक्टेड भी हो जाता है और कुछ फ्रैक्शन ट्रांसमिटेड भी हो जाता है। तो अगर हम रिफ्लेक्टेड फ्रैक्शन की ओर देखते हैं, ओके, तो आपका क्या दिखाई देता है कि ये सेम वेलोसिटी के साथ उस दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये आपकी रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपकी रिफ्लेक्टेड मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, इसमें BR। ओके, नाउ अगली जब आप देखते हैं ट्रांसमिटेड मीडियम में, उसमें वेलोसिटी ऑफ वेव v2 है। ट्रांसमिटेड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ET से डिनोट कर रहा हूं और ट्रांसमिटेड जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे मैं VT से डिनोट कर रहा हूं। ओके, ये सिंपल बातें हैं जो आपको इस मीडियम से समझ में आ रही है। और एक बात, ε1 और ε2 इन दोनों मीडियम की परमिटिविटी है, इस फर्स्ट मीडियम की और इस सेकेंड मीडियम की, और ये परमेबिलिटी है इस मीडियम की μ1 एंड μ2। ओके, ये सिंपल बातें हैं जो आपको कैलकुलेशन और आगे फर्दर समझने में मदद करने वाले, टर्म्स को अच्छी से जानना है। उसके बाद क्या है जो आपको बेसिक समझना है, जो आपको फर्दर आगे इस प्लेन से आप समझ रहे हैं, उसके बाद आपको जो इस पूरे के पूरे थ्योरी को समझना है उसके लिए आपको जरूरत होने वाली है बाउंड्री कंडीशंस की। जरूरत किसकी पड़ने वाली है? बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशंस क्या होगी, वो आपको मैक्सवेल इक्वेशंस को जब आप डिराइव करते हैं उससे फर्दर जब एक मीडियम के इंटरफेस से दूसरे मीडियम को इंटर करते हैं तो वहां पर आपको बाउंड्री कंडीशंस देखने मिलती है कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड किन किन सिचुएशंस को सेटिस्फाई करता है। तो अगर आपने बाउंड्री कंडीशन पढ़ी है तो आपको पता होगा कि फॉर चार्ज एंड सरफेस करंट फ्री रीजन के लिए बाउंड्री कंडीशन आपकी ये 4 बाउंड्री कंडीशन अप्लाई होती है। पहला जो बाउंड्री कंडीशन है कि E1 पैरेलल इज इक्वल टू E2 पैरेलल, यानी कह सकते हैं हम लोग कि टेंजेंशियल जो कंपोनेंट होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के वो क्या होते हैं, दोनों सेम होते हैं। आपको क्या समझ में आया कि टेंजेंशियल कंपोनेंट जो होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के आपके दोनों के दोनों सेम होते हैं। ओके,
नेक्स्ट होता है कि आपका जो नॉर्मल कंपोनेंट होता है वो कुछ इस रिलेशन से सेटिस्फाई करता है, यानी एप्सिलॉन 1 E1 परपेंडिकुलर कंपोनेंट, E2 एप्सिलॉन नॉट 2 E2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये आपका सेटिस्फाई करता है। थर्ड जो बाउंड्री कंडीशन है वो आपका क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट सेम होते हैं, यानी B1 परपेंडिकुलर इज इक्वल टू B2 परपेंडिकुलर। थर्ड जो होते हैं वो फोर्थ जो पॉइंट है आपका वो B1 पैरेलल बाय μ1 इज इक्वल टू B2 पैरेलल बाय μ2। ओके, ये चार बाउंड्री कंडीशंस जो होंगे जब भी वेव एक मीडियम को सेपरेट दूसरे मीडियम में एंटर करता है तो वो इन चारों बाउंड्री कंडीशंस को इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड ओके दोनों ही इन चारों को सेटिस्फाई करते हुए हमेशा जाता है। ओके, ये कब उनके लिए है जहां पर चार्ज एंड सरफेस फ्री की बात कर रहा हूं। अगर आपका कोई चार्ज कंटेनिंग या सरफेस करंट फ्री है तो इनके लिए एक्सप्रेशन में थोड़े थोड़े चेंजेस होंगे, बट मैं अभी उनकी बातें नहीं कर रहा हूं। ओके, तो देखिए यहां से अगर इन कंडीशंस को याद रखते हैं और इस डायग्राम को समझ रहे हैं तो आप देखिए ध्यान से कि हमने क्या लिया हुआ है कि हमने दो मीडियम से मीडियम 1 और मीडियम 2 उनमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हैं उनको और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो है आपको उस तरीके से कुछ तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वो आप ध्यान से समझिएगा। यहां जो है वो E1 EI और उसके ऊपर में हमने ये सिंबल दिया हुआ है, ओके, सिमिलैरिटी जैसा है। ओके, इसका क्या मतलब होता है, और यहां से लिखा हुआ E0I, यहां पर भी सेम सिंबल, और e टू द पावर I K1Z माइनस ओमेगा टी XI। ओके, इसका क्या मतलब, एक एक टर्म को मैं समझाते हुए चलता हूं, पूरा फोकस वीडियो पे रखिएगा। ओके, ये जो दिखाई दे रहा है कि K1Z, इसका मतलब क्या होता है कि प्लेन वेव जो है, ये प्लेन वेव की इक्वेशन है, वेव मेरा किधर ट्रेवल कर रहा है, Z एक्सिस की तरफ। ओके, पॉजिटिव Z एक्सिस की तरफ। ओके, दिखाई दे रहा है आपको डायग्राम से कि वेव उधर जा रहा है। ओके, और X है, X की तरफ यानी आई कैप कह सकते हैं, यानी जो मेरा वेव है वो पोलराइज्ड है इन द एक्स डायरेक्शन। ओके, जनरली वेव्स की जो पोलराइजेशन होती है, वेव्स किस डायरेक्शन में पोलराइजेशन है, वो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वाइब्रेशन के डायरेक्शन में होती है। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन प्लस इन पॉजिटिव डायरेक्शन क्यों दिखाई दे रहा है, यानी हम लोग क्या कंसीडर किए हुए इनिशियल कंडीशन कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर प्लस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ वाइब्रेट कर रही है। दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि वेव इज पोलराइज्ड अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, सो फर्दर इन दोनों के ऊपर हमने ये जो सिंबल लगा, इनका फिजिकल मीनिंग समझिएगा। जनरली इनका मीनिंग ये होता है कि ये जो है ये इसकी एम्पलीट्यूड होती है। ये जो एम्पलीट्यूड है वो रियल भी हो सकती है और आइदर कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। ओके, ये रियल एम्पलीट्यूड भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड भी हो सकती है। यहां जो है एम्पलीट्यूड कॉम्प्लेक्स भी है, इसलिए हमने इसके ऊपर ये लगाया। लेकिन जो फिजिकल मीनिंग में कंसीडर किया जाता है वो केवल रियल एम्पलीट्यूड ही कंसीडर किया जाता है। ओके, और ठीक उसी तरह आपकी जो वेव है वो भी कॉम्प्लेक्स वेव ही जा रही है, लेकिन कंसीडरेशन आपके जब वेव में आपकी स्टैंडिंग वेव भी हो सकती है, बट हमने यहां प्लेन वेव कंसीडर किया हुआ है। ओके, ठीक उसी तरह सिमिलरली आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी वही चीज है, सिर्फ उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो हमने कुछ इस तरीके से लिखी हुई है कि E0I या E0I बाई V1, और बाकी वेव जो होगा आपका उसी डायरेक्शन में। और यहां पर सबसे बड़ी बात कि मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपकी प्लस वाई की तरफ देख सकते हो, वाई कैप लिखा हुआ है। ओके, इन दोनों के बीच में आप जानते हैं पहले से, अगर आपके पास बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगर आप जानते हैं तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वेव वेक्टर में एक रिलेशन होता है, और उन मैग्नीट्यूड्स में ओके उनके एम्पलीट्यूड्स में ये रिलेशन होता है, सेटिस्फाई करता है। मैं यहां बताता हूं कि आप देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड से डिवाइडेड बाय आप उसकी वेलोसिटी, वेव की वेलोसिटी से आप उसको डिवाइड कर देंगे, तो ये रिलेशन स्टे करती है। ओके, सिंपल। तो इसकी मैग्नीट्यूड के बदले में हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया हुआ। बाकी आपका वेव पॉजिटिव की ओर जा रहा है, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन की ओर, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वाई कैप की तरह। आप सिंपल देख सकते हैं, अगर आप E क्रॉस B करते हैं तो वेव जो होता है उधर ट्रेवल कर रहा है। ओके, E क्रॉस B। ओके, क्लियर आपको। सिमिलरली वेव अगर उस मीडियम में जा रहा है, ओके, तो वेव क्या हो रहा है, इस वाले प्लेन से टकराएगी और कुछ फ्रैक्शन रिफ्लेक्टेड होगी
कुछ फ्रैक्शन ट्रांसमिटेड होगी। तो अगर रिफ्लेक्टेड को लिखते हैं तो उसकी भी वेव इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिखा रही है। सिर्फ यहां आप देख रहे हैं कि यहां माइनस k1z माइनस ओमेगा टी। ओके, यहां माइनस k1 मतलब क्या है कि अगर प्लस k1 था दैट इज द वेव इज प्रोपेगेटिंग अलोंग द पॉजिटिव z एक्सिस, बट यहां माइनस कहने का मतलब है कि वेव जो होता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, प्रोपेगेट हो रहा है। आप देख सकते हैं वेव की जो रिफ्लेक्टेड वेव की डायरेक्शन है वो नेगेटिव z एक्सिस में। ओके, दैट्स व्हाई यहां नेगेटिव सिंबल है। सिमिलरली अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो आप वेव की डायरेक्शन के लिए तो आप ये सिंबल यूज की है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है आप देख सकते हैं वो पॉजिटिव y एक्सिस की जगह पे क्या हो गया, नेगेटिव y एक्सिस में, इसलिए यहां पर माइनस और रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक वेव की मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय उस मीडियम में वेलोसिटी है उसकी v1। ओके, तो ये आपकी रिफ्लेक्टेड वेव की बात हो गई। ओके, ये आपकी रिफ्लेक्टेड वेव की बात हो गई। मैं एक चीज को क्लियर कर रहा हूं, डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ओके, सो फर्दर आप देख सकते हैं ट्रांसमिटेड वेव की बात कर रहा हूं, तो ट्रांसमिटेड वेव भी उसी तरीके से, जो कि ट्रांसमिटेड वेव है आपका मीडियम 2 में है। मीडियम 2 में आप क्या देखते हैं कि उसके लिए भी वेव इक्वेशन सेम है, सिर्फ वेव वेक्टर जो है वो k2 हो गया क्योंकि उसकी उस मीडियम में वेलोसिटी v2 है। बाकी जो वेव की प्रोपगेशन है वो अभी भी पॉजिटिव z डायरेक्शन में आपको दिखाई दे रही है। ओके, और सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी अभी आपकी पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड आपकी पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ है। तो ये एक सिंपल बात हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को आप किस तरीके से प्लेन के अक्रॉस और प्लेन इधर दोनों तरफ किस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। ओके, इस तरीके का एक क्वेश्चन इस बार आईआईटी 2019 का आईआईटी जैम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ था, ओके, इंसिडेंट, और आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था कि रिफ्लेक्टेड मैग्नेटिक फील्ड बताइए। ओके, डायरेक्ट। ओके, तो सिमिलरली आपको इस तरीके से समझना है कि चीज किस तरीके से हो रहा है। अब आते हैं कि इन चीजों से हम बाउंड्री कंडीशंस जब लगाएंगे, बाउंड्री कंडीशन को इंप्लीमेंट करेंगे तो क्या क्या चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। ओके, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, पूरा का पूरा बोर्ड पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको खुद से पूरा का पूरा तब तक आप इसे नोट कीजिए। तो देखिए आगे हम क्या करते हैं, आगे इस पे कि आगे बात है कि हम आगे यहां पे जो भी कंसीडर करेंगे वो मेरा प्लेन z इज इक्वल टू 0 पे कंसीडर होगा। ओके, और मीडियम चूंकि लीनियर मीडियम है तो आप देख सकते हैं कि सारे मीडियम के, चाहे वो इंसिडेंट हो, चाहे रिफ्लेक्टेड हो, चाहे वो ट्रांसमिटेड हो, सबके लिए फ्रीक्वेंसी क्या है, 0। ओके, तो यहां पर हम पहला बाउंड्री कंडीशन लगाने जाते हैं। ओके, पहले बाउंड्री कंडीशन को ध्यान से समझिएगा। आप क्या देखते हैं कि पैरेलल कंपोनेंट सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड की पैरेलल कंपोनेंट अक्रॉस द बाउंड्री क्या है, सेम। अगर अक्रॉस द बाउंड्री सेम है तो आप क्या देख सकते हैं कि ये आपका है एक्स वाई प्लेन। ओके, मैं दूसरा एक मार्कर दे देता हूं, तो आप समझ रहे हैं कि ये आपकी एक्स और वाई प्लेन है, आप देख सकते हैं एक्स वाई प्लेन है। ओके, एक्स वाई प्लेन के अक्रॉस में यानी टेंजेंशियल कंपोनेंट, इस प्लेन के अक्रॉस में जो भी वेव वेक्टर्स होंगे, चाहे वो इस साइड हो चाहे वो उस साइड हो, दोनों ही क्या होंगे, सेम, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट बाउंड्री, चूंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी प्लस एक्स है, ओके, और यहां पर रिफ्लेक्टेड वो भी प्लस है, ट्रांसमिटेड वो भी प्लस है, तो सारे के सारे टेंजेंशियल कंपोनेंट ही हैं, ऑलरेडी वो टेंजेंशियल है, यहां कोई भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट मौजूद नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के लिए। तो अगर इस कंडीशन को वहां पर सेटिस्फाई करवाते हैं तो आप क्या पाते हैं कि एट z इज इक्वल टू 0 प्लेन, ओके, आप z इज इक्वल टू 0 प्लेन पे क्या पाते हैं, ध्यान से देखिएगा, z इज इक्वल टू 0 प्लेन यानी यहां z है वहां आप 0 पुट कीजिएगा, और इन दोनों को अगर आप सेम करते हैं तो यानी E1 ये प्लस ये, ओके, इज इक्वल टू ये। भाई सिंपल, आप देख सकते हैं इस बाउंड्री, यानी E1 मतलब इस साइड की, आप देख सकते हैं इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड जो कि इस प्लेन के अक्रॉस में, और उस साइड के लिए यानी टेंजेंशियल कंपोनेंट इंटरफेस के लिए क्या होने वाले, सेम होने वाले। तो ये कंडीशन पहले सेटिस्फाई करेगी। लेकिन जब आप z इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं और इसको देखते हैं, इस वाले को, इस वाले को, इस वाले को, तो आप देखते हैं i ओमेगा t सब में कॉमन है, तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो सिंपल आप क्या देखते हैं कि सिंपल जो आप डायरेक्टली यहां पे लिख सकते हैं, इनके जगह पे मैं 0 i लिख देता हूं, 0 r और 0 ट्रांस।
जीरो कहने का मतलब है यहाँ आप सिंपली उनकी एम्पलीट्यूड के रिलेशन हो गए। ओके, उनकी एम्पलीट्यूड के रिलेशन हो गए। डायरेक्टली आप पूरा वेव देखने से एक जगह आप पाए क्या कि आप उनके एम्पलीट्यूड के रिलेशन देख रहे हैं कि E0 ये प्लस E0 R प्लस E0 T। ओके, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, यानी इनके ये इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशन हो गए उनके एम्पलीट्यूड के टर्म में। ओके, ये पहली बात हो गई। नाउ द सेकेंड पॉइंट है आपका, आप इस वाले बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई कर, अब सेकेंड इस वाले बाउंड्री कंडीशन, फोर्थ नंबर बाउंड्री कंडीशन को आप कैरी करवाते। ओके, तो देखिए बाउंड्री कंडीशन यहां क्या लगा। सबसे पहला देखिए कि ये है इस वाले मीडियम 1 के लिए है आपकी मैग्नेटिक फील्ड की कंपोनेंट, जो कि पैरेलल कंपोनेंट। आप दिखाई दे रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की पैरेलल, ये y, ये भी y और ये भी y, सारे के सारे पैरेलल है क्योंकि इस प्लेन के पैरेलल में जा रहे हैं सारे के सारे, तो ये सारे ऑलरेडी सेम हो गए। अगर इन सब चीजों को यहां इंप्लीमेंट करते हैं तो आप क्या पाएंगे कि पैरेलल इस वाले मीडियम 1 के लिए आप क्या देखते हैं कि E01 बाई V1, जो कि ये इंसिडेंट के लिए है, प्लस E0R, ओके सॉरी माइनस इसके लिए, बाई V1, और टोटल इस मैग्नेट के लिए परमेबिलिटी इस मीडियम के लिए μ1 है, इज इक्वल टू 1 बाई μ2। ओके, और उस मीडियम के लिए आपका मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है वो कुछ इस तरीके से आ जाए। ओके, अब इसको थोड़ा बेटर फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि समझ में आएगा आपको। देख सकते हैं आप E0I, यहां सारे के सारे ये आपके कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। ओके, तो आप इसको देख सकते हैं, आप यहां लिख सकते हैं μ1 V1 बाई μ2 V2 E0। ओके, तो ये सारे के सारे आपके कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड। ओके, इसको थोड़ा सा और बेटर फॉर्म देंगे, तो इसको थोड़ा नोट कर लीजिए। तब तक मैं इधर वाले पोर्शन को जो जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वाले पोर्शन का भी कोई काम नहीं होने वाला ऊपर वाले का। ओके, तो आप देख सकते हैं इस वाले इक्वेशन का कोई काम नहीं है, और इस वाले बाउंड्री कंडीशन को तो हमने ऑलरेडी अप्लाई कर लिया, तो इस वाले का भी हटा सकते हैं यहां से। ओके, तो देखिए यहां से अगर आप इस वाले फॉर्म को, ओके इस वाले फॉर्म को मैं थोड़ा देख लेता हूं कि कैमरा पूरा दिखाई दे रहा है कि नहीं। ओके, ठीक, चलिए देखिए, अगर आप इस वाले फॉर्म को थोड़ा सा, ये जो कॉम्प्लिकेटेड, इसको एक नया टर्म देते हैं नाम। देखिए यहां ध्यान से, इक्वेशन 1 को मैं पहले यहां लिख लेता हूं, E0I कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, E0R और E0T। ओके, इक्वेशन नंबर 1, और इस वाले टर्म को मैं एक नया टर्म दे देता हूं बीटा। ओके, बीटा के नाम से दे रहा हूं, μ1 V1 बाई μ2 V2। ओके, तो यहां इसको लिखता हूं बीटा टाइम्स ऑफ, इसको इक्वेशन नंबर 2। ओके, इसको हमने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है फर्दर, अब इसको आपको सॉल्व करके सिंपल इसकी वैल्यू निकालनी है। आप कोई भी प्रोसेस यूज कीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसमिटेड वेव। तो अगर आप सिंपल लगाते हैं एलिमिनेशन प्रोसेस, तो आप क्या देखते हैं कि ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी आप क्या देखते हैं, ओके, यानी ट्रांसमिटेड वेव इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एम्पलीट्यूड है वो 2 बाई 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ E0। ये पहली बात हो गई। ओके, सिमिलरली अगर इसकी वैल्यू हम इस वाले में पुट करते हैं, तो आप यहां से यानी क्या लिख सकते हैं, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। ओके, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 में अगर आप देखते हैं, तो जैसे अब इस वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो E0R, ओके, E0T माइनस E01। ओके, तो यहां से इसको पुट किया गया है, आप देख सकते हैं 2 बाई 1 प्लस बीटा E0I, ओके, माइनस ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होंगे, तो यहां से इसको फर्दर लिखते हैं तो आपका आ जाता है 1 माइनस बीटा बाई 1 प्लस बीटा E0। ओके, तो मैं इस चीज को मिटा देता हूं क्योंकि इसके कुछ काम नहीं है। तो आप क्या देखते हैं यहां से कि आपके रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वेक्टर है और ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एम्पलीट्यूड है, ओके, उनका रिलेशन आपको यहां पता चल गया। एक पहला रिलेशन ये वाला, ओके, और दूसरा रिलेशन आपका है ये वाला। ओके, अब देखिए ध्यान से कि यहां से हमको निकालनी है क्या, कितनी फ्रैक्शन, कितनी फ्रैक्शन ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड होगी,
कितनी फ्रैक्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड होगी, यानी आपको समझना है। बेसिकली एक नया टर्म यहां मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्टेंस, या इसको दूसरे टर्म में समझ सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हाट इज दिस? ओके, ये एक तरह का प्रोबेबिलिटी है, ओके, कि कितने फ्रैक्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करके वापस आ गए हैं इन पार्ट ऑफ द इंसिडेंट। ओके, यानी अगर आपने कुछ पार्ट ऑफ इंसिडेंट प्लेन पे इंटरफेस पे डाला है तो उसका कितना फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट होगा। ओके, तो इसको R से शो करते हैं और इसकी जो वैल्यू होगी वो इंटेंसिटी के टर्म में, यानी IR, ओके, इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव बाय इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट, ये हो गई आपकी रिफ्लेक्टेंस। ओके, पहले टर्म मैंने आपको इंट्रोड्यूस की। दूसरा जो टर्म आ जाता है वो आपका आता है ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, जो कि आज का प्रेजेंट टॉपिक ही है। ओके, एट नॉर्मल इंसिडेंस। ओके, यहां तक हमने जो कुछ भी पढ़ा कि सारे के सारे वेव्स जो होंगे वो प्लेन पे नॉर्मली इंसिडेंस हो रहा है। आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको ऑब्लिक इंसिडेंस के बारे में भी पढ़ाऊंगा कि जहां पर वेव्स किसी पर्टिकुलर एंगल पे इंसिडेंस हो रहा है। तो देखिएगा, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट या ट्रांसमिटेंस भी जिसे हम लोग कहते हैं, कैपिटल T इज इक्वल टू I ऑफ ट्रांसमिटेड वेव बाय I ऑफ इंसिडेंट। ओके, ये एक रिफ्लेक्टेंस और ये ट्रांसमिशन, दो बातें होगी। ओके, अब इनको फाइंड आउट करना है, कैसे करके फाइंड आउट करेंगे इन सब चीजों को। ओके, यहां पर ये आपको दो रिजल्ट मिले हैं, इन दोनों रिजल्ट्स को आप शॉर्ट में नोट करके रखिए क्योंकि ये दोनों रिजल्ट्स यूज होने वाले। ओके, मैं इधर वाला पोर्शन मिटा देता हूं। नहीं, पहले इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहली बात, इंटेंसिटी क्या होती है। ये I हमने जो लिखा हुआ I, एग्जैक्टली होता क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब ट्रैवल करती है तो दे कैन कैरी सम एनर्जी। ओके, दे कैन कैरी सम एनर्जी। वो जो एनर्जी कैरी कर रही है, ओके, तो वहां पर ही आपकी जो I जो है उसको कहते हैं एवरेज एनर्जी, ओके, कैरीड बाय अ वेव पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ओके, दैट इज नोन एज इंटेंसिटी। तो उसकी पूरी डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूं, सिंपली जो है इंटेंसिटी जो होगी I से जो डिफाइन करता हूं किसी मीडियम की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीडियम में, यानी इलेक्ट्रोमीडियम कह रहा हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, वो आपकी हाफ EV/E0 का स्क्वायर, यानी आप समझिए इस चीज को, हाफ E क्या है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, V क्या है, वेलोसिटी ऑफ द वेव इन दैट मीडियम, E0 क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ या एम्पलीट्यूड, जिसको या मैग्नीट्यूड कह रहे हैं, ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ओके, ये आपकी टर्म हो गई। ओके, दिस इज नोन एज इंटेंसिटी किसी भी मीडियम के लिए। ओके, और E जो है वो तो डेफिनेटली मीडियम की ही प्रॉपर्टी होती है, वो किसी मीडियम की प्रॉपर्टी से शो करते। ओके, अब समझिए, अगर इस वाले चीज को यहां हम लोग यूज कर रहे हैं, अगर हम इंसिडेंस की लिखना चाहते हैं, I से डिनोट कर रहे हैं, तो हाफ इंसिडेंस वाले के लिए परमिटिविटी है E1, वेलोसिटी है V1 और उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो आपकी ये है। सिमिलरली अगर आप देख सकते हैं ट्रांसमिटेंस की, हाफ E1 V2 E0 R। ओके, सॉरी, इस मीडियम में वेलोसिटी भी इसकी V1 ही है। ओके, V1 ही है। और अगर आप ट्रांसमिटेड वेव की देखना चाह रहे हैं तो हाफ उस मीडियम की परमिटिविटी E2, वेलोसिटी उस V2 है और E0 T। ओके, ये क्लियर है आपको? अब इन सब चीजों का हम यहाँ रिफ्लेक्टेंस और ट्रांसमिटेंस फाइंड आउट करने में इसका यूज करने वाले। ओके, आप इसको नोट कर लीजिए, ऊपर वाले को वीडियो को पॉज कर लीजिए और ये पूरा कंप्लीट आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो देखिए इसे कैसे कर रहे हैं आगे। यहां दो टर्म आपको यूज करने हैं, यहां ये दोनों टर्म्स का यूज होने वाला है। ओके, ये आपकी रिजल्ट है, एक दूसरा आपके ट्रांसमिटेंस के, ये आपका यूज हो रहा है। ओके, तो देखिए सबसे पहला रिफ्लेक्टेंस की बातें कर रहा हूं मैं, IR/I। ओके, चलिए देखिए, इसको अगर और इसको इस चीज से डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट रिजल्ट की सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, केवल ये दो टर्म रह जाएंगे, यानी हम कह सकते हैं कि IOR/IOI का होल स्क्वायर। ओके, और इसकी जो वैल्यू है जरा आप ध्यान से देखिए तो ये आपकी रिफ्लेक्टेंस थी। ओके, तो आप क्या देख सकते हैं, डायरेक्ट इसको नीचे उतार देते हैं तो ये बच जाता है, तो यानी क्या हो जाता है, 1 - β/1 + β का
होल स्क्वायर। ओके, 1 माइनस बीटा बाय 1 प्लस बीटा का होल स्क्वायर। सिमिलरली अगर आप ट्रांसमिटेंस देखना चाहते हैं टी की वैल्यू, तो आई टी बाई आई। ओके, सिमिलरली ये जब आप इसमें जब आप पुट कीजिए तो ध्यान से देखिए, इसमें जब पुट करेंगे तो ये टर्म हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये टर्म और ये टर्म इसमें रह जाएगा, यानी E2 V2 एप्सिलॉन V2 और एप्सिलॉन V1 बाई E0 T बाई E0 I का होल स्क्वायर। ओके ओके, तो अब देखिए ध्यान से, यहां जब इसकी वैल्यू को यहां पुट करें, जो था वैल्यू था 2 बाई 1 प्लस बीटा। ओके, इस वैल्यू को यहां पुट कर रहे हैं, तो फाइनल आपका हो गया E2 V2 बाई E1 V1 बाई 2 की जगह पे हम आप यहां लिख सकते हैं 2 बाई 1 प्लस बीटा का होल स्क्वायर। दिस इज ट्रांसमिटेंस। ओके, तो R और T की वैल्यू निकल गई इन द टर्म ऑफ बीटा। ओके, इन द टर्म ऑफ बीटा के टर्म में आपकी वैल्यू निकली है। इसको थोड़ा सा और बेटर फॉर्म देते हैं, इधर वाले का कोई काम नहीं, आप इसका मीनिंग समझ गए हैं, तो इसको मैं मिटा देता हूं। थोड़ा सा इसको प्रॉपर ढंग में लिखते हैं। सबसे पहले एक चीज देखिए कि आप जानते हैं फॉर ईएम वेव, ओके, जो वेलोसिटी होती है मीडियम की v, वो होती है c बाय रूट अंडर e इंटू वी। ई इज परमिटिविटी, म्यू जो हो गई परमेबिलिटी। ओके, तो अगर आप v स्क्वायर करते हैं तो वो c स्क्वायर बाय ई म्यू। ओके, और तो यहां से एप्सिलॉन की जो वैल्यू होगी c स्क्वायर बाय म्यू इंटू वी स्क्वायर। ओके, अब इस वाले टर्म को हम जरा यहां पर इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, यहां पर इसको पुट करेंगे थोड़ा सावधानी के साथ, क्योंकि जब मैं E2 लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, E2 लिख रहा हूं तो क्या होगा c स्क्वायर बाय म्यू टू। ओके, और वेलोसिटी इस मीडियम की हो गई v2 का स्क्वायर, और ऊपर में ऑलरेडी आपका v2 है। नीचे यहां आपका हो गया c स्क्वायर बाय म्यू वन v1 का स्क्वायर इंटू v1, और इधर ऑलरेडी आपका चल रहा है 2 बाई 1 प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ओके, ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो फाइनली आपका बच गया है μ1 v1 बाई μ2 v2 2 बाई 1 प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ओके, और इससे पहले वाले में हमने इस वाले वैल्यू को ऑलरेडी बीटा माना हुआ है। ओके, तो जो टर्म बच गया है ट्रांसमिटेंस का, वो हो गया 4 बीटा बाई 1 प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और रिफ्लेक्टेंस जो थी वो आपके 1 माइनस बीटा बाई 1 प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ओके, जब आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो देखिए R प्लस T करते हैं तो क्या रिजल्ट मिलता है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलने वाला है। 4 बीटा बाई 1 प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ओके, इसको जब सॉल्व कर रहे हैं 1 प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 4 बीटा बाई 1 प्लस बीटा का होल स्क्वायर, दैट इज आपको 1 रिजल्ट में मिलेगा। यानी क्या समझ में आ रहा है कि R प्लस टी इज इक्वल टू 1, यानी रिफ्लेक्टेंस प्लस ट्रांसमिटेंस का सम 1 हो रहा है। दैट मीन्स इट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दैट मीन्स आपने जितना भी लाइट दिया था उसका कुछ फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ फ्रैक्शन ट्रांसमिटेड हो गया, कोई भी अदर लॉसेस नहीं हुआ। ये R प्लस टी इज इक्वल टू सो यही करता है। सो क्या करता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को शो करता है। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को शो करता है। क्लियर है इस चीज का मतलब? इसका वीडियो पॉज करके इसका एक पूरा का पूरा फोटो ले लीजिए, और नहीं तो आप इसको पूरा का पूरा नोट कर लीजिए। चलिए इसको नोट कीजिए। ओके, तो देखिए आगे हम इसमें कुछ स्पेशल केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम इसको और भी ज्यादा बेटर फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, देखिए इसमें किस तरीके से, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं और क्या कंसीडर कर सकते हैं बातें। सबसे पहले बात नंबर 1, ओके, अगर आप रिफ्लेक्टेंस को 0 करते हैं, ओके, अगर आप रिफ्लेक्टेंस को 0 कर रहे हैं, R को 0 कर रहे हैं, तो ट्रांसमिटेंस क्या होगी 1 होगी। ओके, अगर आप रिफ्लेक्टेंस को 0 करते हैं तो ट्रांसमिटेंस होगी 1। दैट मीन्स है कि वहां कोई भी वेव रिफ्लेक्ट नहीं हुई है, सारी की सारी वेव ट्रांसमिट हुई है, यानी ये प्योरली क्या कहते हैं ट्रांसमिटिंग मीडियम, यानी ये कंप्लीट वेव को ट्रांसमिट किए हुए। ओके,
अगर आप R को 1 और T को 0 कर रहे हो, यानी कोई भी वेव ट्रांसमिट नहीं हो रही है, यानी रिफ्लेक्टेंस 1 है, यानी कह सकते हैं जो इंटरफेस है वो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग मतलब सारे के सारे वेव्स को, पूरी एनर्जी को, EM वेव में जो भी एनर्जी है उसको क्या करता है, रिफ्लेक्ट करके दे देता है। ओके, दैट्स व्हाई इंटरफेस जो होता है वो क्या होता है, पूरा का पूरा आपका क्या है, प्योरली रिफ्लेक्टिंग होगा। इस वाले का थोड़ा ज्यादा वेव, ओके, आपको रिफ्लेक्टेंस 1 अगर है तो ट्रांसमिटेंस 0। ओके, ये बात आपको समझनी। ओके, तो ये मेरा है रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिटेंस एट नॉर्मल इंसिडेंस। ओके, इसमें और भी 2-3 बातें हैं जो आपको समझने की बात है। ओके, समझने की बात है कि आप इसको किस तरीके से समझ रहे हैं। ओके, तो पहले इसको नोट कर लीजिए आप इसको। ओके, तो देखिए अब इसको आगे किस तरीके से समझते हैं कि आगे क्या क्या बातें होने वाली हैं इंपॉर्टेंट। ओके, ये था रिफ्लेक्टेंस कोफिशिएंट, ये है ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। ओके, और ये है बीटा। ओके, तो थोड़ी सी बात यहां से है कि मोस्ट ऑफ द बुक्स में जो फेवरेबल बातें हैं वो इस कंडीशन से आगे डिराइव होती है। ओके, यहां से डायरेक्ट आपको है, यहां क्या हमने कंसीडर किया है कि इन दोनों मैग्नेटिक की जो परमियाबिलिटी है वो लगभग हम ये मान के चलते हैं कि वो फ्री स्पेस के बराबर है। ओके, फ्री स्पेस के बराबर है। ओके, हम ये इसलिए मान रहे हैं ताकि आपको जो रिजल्ट्स हैं वो डायरेक्ट, जो सिंपल रिजल्ट्स हैं वो आपको मिल सके। ओके, तो अगर इसको यहां पुट करते हैं तो जो बीटा की वैल्यू देख सकते हैं वो क्या हो जाएगी, V1 बाई V2 हो जाएगी डायरेक्ट, क्योंकि दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। जब आप इस चीज को देखते हैं तो आपको पता है कि सबसे पहली बात है, अगर इस चीज को हम लोग सिंपली बात करते हैं रिफ्लेक्टेड वेव के लिए यूज करना चाहते हैं। ओके, रिफ्लेक्टेड वेव के लिए जो आपकी वेव की जो इक्वेशन थी आप देख सकते हैं, उसको था क्या था, 1 माइनस बीटा बाई 1 प्लस बीटा इंटू E0। ओके, और जो ट्रांसमिटेंस की जो थी वो आपकी हो गई थी 2 बाई 1 प्लस बीटा इंटू E0। ओके, ये थी वैल्यू आपकी। ओके, सो फर्दर अगर हम इस चीज को यहां इंप्लीमेंट करते हैं तो ध्यान से देखिएगा कि हम केवल रियल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, रियल वैल्यूज की बात करें। ओके, तो रियल की बात करते हैं, यहां कॉम्प्लेक्स टर्म्स को हटा देते हैं तो इसके ऊपर से हमने इस सिंबल को हटा दिया। ओके, तो जब इस चीज को यहां से हटा देते हैं तो सिंपल आपका रिजल्ट मिल जाएगा V2 माइनस V1 बाई V2 प्लस V1 बाई E01। ओके, सिमिलरली जो ट्रांसमिटेंस हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 2V1 बाई 1 प्लस, सॉरी यहाँ आपका V2 बाई V1 और E0। ओके, और इस चीज को हम मॉड्यूलस में बंद करें ताकि केवल रियल एम्पलीट्यूड से मतलब है। ओके, रियल एम्पलीट्यूड। ओके, अब देखिए यहां से एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर इफ V2 इज ग्रेटर देन V1, V2 की वैल्यू अगर V1 से बड़ी होगी तो हम लोग कहते हैं कि रिफ्लेक्टेड वेव जो है, ओके, इन फेज बोलते हैं। ओके, वो फेज में है। और अगर इफ V2 इज लेस देन V1 तो ये कहते हैं आउट ऑफ फेज। ओके, वो क्या कहते हैं हम लोग इसे आउट ऑफ फेज के नाम से जानते हैं। ये बात होगी। ओके, अब इसी रिजल्ट को थोड़ा और भी ज्यादा बेटर फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं इन द टर्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, इन द टर्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में लिख सकते हैं। देख सकते हैं कि आपका वेव मीडियम 1 से मीडियम 2 की ओर जा रहा है। अगर इस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है और इस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है तो आप जानते हैं फ्रॉम स्नेल्स लॉ से, ओके, कि N2 by N1 is equal to speed of light in medium 1 by speed of light in medium 2, that is V1 by V2। ओके, तो अगर आप V1 by V2 है तो वहां पर आप इसको N2 by N1 भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये जो रिजल्ट है इन द टर्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप देख सकते हैं E01 इक्वल टू क्या हो जाने वाला है, N1 माइनस N2 by N1 प्लस N2। ओके, और E0। ओके, सिमिलरली अगर आप ट्रांसमिटेड वेव की ओर जाते हैं तो आपका हो जाएगा 2N2 बाई N2 प्लस या इसको N1 प्लस N2। ओके, और E0 I। ओके, 1 नहीं I है। क्लियर है? तो ये आपको 2 बातें हो गई। अगर इसी चीज को फर्दर आप अगर इसमें इंप्लीमेंट करते हैं तो आप क्या पाते हैं कि जो रिफ्लेक्टेंस है और ट्रांसमिटेंस है उनमें क्या आएगा, चेंजेस आएंगे। रिफ्लेक्टेंस को अगर आप इस चीज में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में लिखना चाहेंगे तो आप क्या पाएंगे, यहां से
वो हो जाएगा N1 माइनस N2, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं, N1 प्लस N2 का होल स्क्वायर, और ट्रांसमिटेंस जो हो जाएगा वो 4N1 N2 बाई N1 प्लस N2 का होल स्क्वायर। ओके, ये दोनों ही रिजल्ट्स जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एट द नॉर्मल इंसिडेंस। ओके, ये केवल नॉर्मल इंसिडेंस के लिए ही एप्लीकेबल है इन द टर्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इन द टर्म ऑफ अगर वेलोसिटी लिखना चाहे तो आप फिर से इस वाले एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं, v की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, आसानी के साथ निकाल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ओके, कोई बड़ा अलजर, कोई रॉकेट साइंस नहीं लग रहा है इसके पीछे, सिंपल सी बात है। ओके, तो आप यहाँ फिर से एक चीज और देखेंगे कि r प्लस टी जो होगा वो आपका क्या होने वाली है, 1 होने वाली, यानी ये फिर से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को पूरी तरीके से कंप्लीटली ओबे करती है। ओके, कंप्लीटली ओबे करती है। ओके, तो ये जो रिजल्ट्स हैं वो सिंपल है नॉर्मल इंसिडेंस के लिए। आई होप कि आपको यहां तक कुछ भी कोई डाउट नहीं होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, और आप मेरे अनअकैडमी में भी बहुत सारे कोर्सेज दिए हुए हैं जहां मैंने ओपन के बारे में, डायोड्स, मैग्नेटोस्टैट्स में, ओके, फर्दर बहुत सारे कोर्सेज दिए, आप वहां जाकर उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। और मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, आप वहां टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जहां आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन पता चलते रहे। ओके, तो आप इसको नोट कीजिए। मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में जहां मैं आपको और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड बातें लेके आऊंगा। थैंक यू।